नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। कैसे आप सभी दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और अपनों का ध्यान रखते हुए तैयारी करोगे दोस्त। मैं निशांत आप सभी का इस्तेकबाल करता हूँ आपके अपनी क्लास साइंस वाली क्लास में। आज हमने बायोलॉजी के 25 प्रश्नों को लिया है दोस्त, और इस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। ये सारे के सारे प्रश्न बीपीएससी में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ऐसे उम्मीद है कि ये टीआरई 3 के एग्जाम में जैसे टीआरई 2 में बीपीएससी को हूबहू प्रश्न पूछे गए थे, हो सकता है टीआरई 3 में भी बीपीएससी को हूबहू प्रश्न पूछे जाए। तो चलिए बिना देरी किए श्रृंखला को शुरू करते हैं और लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त पहला प्रश्न है? जो जाइएगा शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्त, ठीक है। चलिए, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी लैमार्क, ऑप्शन सी मेंडल, ऑप्शन डी डार्विन, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2019 का प्रश्न है दोस्त, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसने लिखी है? देखिए, अगर मेंडल की बात करते हैं दोस्त, तो मेंडल ने जो है ये मेंडल हो गए, लिनियस हो गए, लैमार्क। हालांकि लैमार्क और डार्विन थोड़ा सा कंफ्यूजन आदमी के अंदर बना रहता है। मेंडल जो है, जैसे अनुवांशिकता की बात होती है, अनुवांशिकता के जनक के रूप में, क्या मेंडल का अनुवांशिकता के जनक, अनुवांशिकता के जनक। इन्होंने सबसे पहले किस पर प्रयोग किया था? मटर पर प्रयोग किया था। किस पर? मटर पर प्रयोग किया था दोस्त, तो मेंडल के लिए हो गया। लिनियस ने जो है कैटेगराइजेशन किया था, तो उसके लिए लिनियस हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत। लैमार्क वाद जो ऊंट के लिए था, गलत जवाब। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी डार्विन जो है दोस्त, डार्विन की थी। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है ये किसकी पुस्तक है? ये डार्विन की पुस्तक है दोस्त। और चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे? इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को ही क्या कहा गया था? डार्विनवाद कहा गया था, या प्राकृतिक वर्णवाद कहा गया था। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की बात किसने कही थी? डार्विन ने की थी दोस्त। मामला क्लियर दोस्त? तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय या मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए वसा का, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का, ऑप्शन सी प्रोटीन का, ऑप्शन डी न्यूक्लिक अम्ल का, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2017 का प्रश्न है दोस्त, बताइए मानव तंत्र में इंसुलिन के उपापचय या मेटाबॉलिज्म को कौन नियंत्रित करता है? तो आपको पता है कि इंसुलिन जो है ये अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। कहां से? अग्नाशय से अंतःस्रावी होता है। और यह हार्मोन क्या है? प्रोटीन है। जैसे पूछा जाता है कि भाई इंसुलिन है क्या है? ग्लूकोज है, प्रोटीन है, क्या है? तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो हार्मोन एक प्रोटीन है जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में भूमिका निभाता है, ठीक है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का क्या है? एक स्वरूप है। तो बताइए इंसुलिन किसका उपापचय को नियंत्रित करता है भैया? तो ये किसको नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट को। किसको? कार्बोहाइड्रेट को। और इंसुलिन है क्या? इंसुलिन स्वयं एक प्रोटीन है। मामला क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको समझना, ऐसे ऐसे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अब ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक स्वरूप है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। तीसरा, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामाइनोज, सल्फाडायाजिन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2017 का प्रश्न है दोस्त। ये सेम टू सेम प्रश्न, जैसे प्रश्न आपको दिख रहा है ना, सेम प्रश्न आपको दिख गया था किसमें? जो अभी बिहार एसआई का एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, अगर हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की, तो एंटीबायोटिक तो आपकी पेनिसिलिन है भाई, पेनिसिलिन है, ठीक है। और इसमें ये भी है, और सल्फाडायाजिन भी है। मतलब पेनिसिलिन भी एंटीबायोटिक है और सल्फाडायाजिन भी एंटीबायोटिक है। और एंटीबायोटिक का उपयोग होता किसके लिए है? तो बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए। किसके लिए? बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए। आपको एक बात और बता दूं, आपको जीवाणु जनित, विषाणु जनित और प्रोटोजोआ जनित जितने रोग हैं, वो सारे रोगों पर थोड़ा सा आप अध्ययन कर लीजिए। हालांकि मैं आपको बताऊंगा, एक अलग से क्लास लूंगा। अभी तक तो जो अभी क्लासेस चल रही हैं, ये बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर आधारित हैं। जो बीपीएससी में पूछा गया है सेम विषय हम आपको पढ़ा देंगे। उसके बाद
उसके अकॉर्डिंग जो चीजें और आ सकती है उस पर हम चर्चा करेंगे दोस्त। तो बैक्टीरिया जनित उपचार जो भी रोग है उनकी भी हम चर्चा करेंगे, आपसे हो सकता है सीधे पूछे जाए वो, ठीक है। तो बताओ भैया, तो इसमें जब आपका दो ऑप्शन सही है तो जाहिर सी बात है ए भी सही है और डी भी सही है, तो इसमें ऐसे आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, ठीक है दोस्त, ऑप्शन ई बिल्कुल सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, चौथा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? भैया गेहूं है, जौ है, चावल है, मक्का है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2017 का प्रश्न है, बताओ भैया इसका जवाब दीजिए आप। इसका जवाब दीजिए कि भैया मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट जो कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, आपको ये बताना दोस्त। तो देखिए कभी भी आगे चर्चा करेंगे तो आपको पता है, जैसे गेहूं है, गैलेक्टिन पाया जाता है इसमें, ठीक है, गेहूं जो मक्का है तीनों उसी सेम स्रोत के हैं, लेकिन इसमें जो कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिकता पाई जाती है वो होती है किसमें? चावल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब दोस्त, ठीक है। चावल जो है इसमें अगर 100 ग्राम पका हुआ चावल है तो इसमें करीब 25.5 कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। वास्तव में चावल में जो है 90% कैलोरी कार्बोहाइड्रेट से आती है, और चावल साधारण खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक विटामिन, खनिज और फाइबर प्रदान करता है। आप देखते होंगे एक चीज कि चावल खाने के बाद आदमी क्या करता है? सो जाता है, नींद आ जाती है, तो उसका बेसिक कारण क्या है? फाइबर, ठीक है। चलिए मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट और फाइबर सारी चीजें उसमें आपको मिल जाती है चावल में, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त, पांचवा नंबर क्या है भैया? कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, और कीटों को मारने का विज्ञान। बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न है, बताइए दोस्त कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन जैसे केचुओं को वृद्धि करने का विज्ञान ऐसे समझ सकते हैं आप। तो अच्छा केचुओं की बात होती है, ठीक है, तो इसमें केचु मतलब कोई भी कीट है, कीटों को वृद्धि करने के लिए। अब जाहिर सी बात है जो कीट हमारी फसल के लाभदायक होगा हम उसकी वृद्धि करने का विचार रखेंगे। तो अगर बात करते हैं कि भाई कीट संवर्धन है क्या, तो कीट संवर्धन होता है कीटों को वृद्धि करने का विज्ञान। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसके लिए हम लोग सबसे ज्यादा प्रयास करते हैं? केंचुओं के लिए। क्या? केंचुआ, इसको धरती पुत्र भी कहा जाता है। भैया धरती जो है ये जन्मा है, इसको क्या कहते हैं? कृषक मित्र बोलते हैं। क्या दोस्त बोलते हैं? इसको बोलते हैं कृषक मित्र, कृषक मित्र बोलते हैं। और क्या बोलते हैं दोस्त? भूमि की आंत बोलते हैं। क्या? भूमि की आंत, भूमि की आंत भी इसको बोला जाता है दोस्त, ठीक है, भूमि की आंत भी बोलते हैं। हमारा क्लियर है? केचुआ जो है, जैसे अब इसमें एक कीटों की बात हो रही है तो हमें कुछ जानना बस मात्रा को, केचुआ, ठीक है, जैसे केचुआ को आदमी मान लीजिए ये कोई चूहा बेचारा, अब इसको हम लोग करते हैं वही कट कट कट, अब इतना केचुआ हो गया, 1 2 3 4, इसको कट कट कट, और जो केचुआ है ये उर्वरता को बनाने में बड़ा सहायक प्रदान करता है। जो वर्मी पोषक पदार्थ होते हैं उसका भरपूर या कह सकते हैं कि उत्तम जैव उर्वरक जो है वो केचुआ कर देता है, बना देता है, ठीक है। तो केचुआ जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कीट संवर्धन क्या है? तो कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, छठा नंबर, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स अभी हम कुछ देर पहले चर्चा किए थे। मेंडल का नियम है, जैव विकास है, डीएनए संरचना है, अनुवांशिकता और विचरण है। बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न दोस्तों, बताइए आपको चल रहा है। जैसे अभी जैव विकास पर चर्चा हो रही थी तो हमने जैव विकास पर क्या कहा था? एक तो लैमार्कवाद आया था, लैमार्कवाद, और एक आया था डार्विनवाद, डार्विनवाद आया था। प्रकृति के वर्ण का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। डीएनए संरचना वाटसन और क्रिक, वाटसन एंड क्रिक, ठीक है, वाटसन और क्रिक डीएनए संरचना है। तो भैया अब देखो एक बार बताएं आपको, जेनेटिक्स जो जैसे इसमें पूछा गया जेनेटिक्स है क्या, तो जाहिर अनुवांशिकता संबंधित है वो। तो जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, अनुवांशिकता और विचरण का क्या कहता है? अध्ययन किया जाता है। और जैसे अभी इसमें किसका अध्ययन होता है? अनुवांशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स के जनक किसको? जैसे मेंडल है ना, मेंडल का, जैसे अगर मेंडल की बात करें, मेंडल की, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं। क्या दोस्त? फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी सूक्ष्म तरंगे, ऑप्शन सी पराध्वनि तरंगे, ऑप्शन डी पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2022 का प्रश्न है। क्या है? भ्रूण के विकास को जानने के लिए। अभी ये नहीं कह रहा कि भैया आप जो है ये पता करिए कि लड़का है कि लड़की है, वो क्या है, वो अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन अगर आप ये करें कि जो भ्रूण में विकास की प्रक्रिया है उसको जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बताओ, एक्सरे करते हैं क्या? एक्सरे करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते दोस्त। सूक्ष्म तरंगे नहीं, इसमें क्या होती है? पराध्वनिक तरंगे होती है दोस्त, पराध्वनिक तरंगे होती हैं। इसका उपयोग करते हैं भ्रूण के विकास को जानने के लिए। अल्ट्रावायलेट रेज, ऊपर से वही हमने बताया आपको, ये हमारे लिए घातक होती हैं, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है। चलिए, घातक तो एक्सरे किरणें भी होते हैं दोस्त। चलिए, इसीलिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं कभी कभी ना, तो डॉक्टर ये कहता है कि ऐसा है, एक्सरे मत कराइए, बहुत जरूरी है तभी कराइए। इसकी जो किरणें होती है ना दोस्त, वो हमारे शरीर में जो महत्वपूर्ण जो ये कह सकते हैं कीटाणु होते हैं, जैसे मान लीजिए जो सरफेस पे होते हैं या और कहीं, तो उनको वो क्या करती, खत्म कर देती है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? क्या दोस्त? सच्चा फल, एक सच्चा फल नहीं है। सेब, अंगूर, खजूर, आलू बुखारा, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है। बताइए दोस्त, सच्चा फल जवाब देंगे? भाई देखिए, सच्चा फल जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं, ठीक है भाई। सच्चा फल या सत्य या असत्य, जो भी आप, सत्य एक सत्य फल होता है, वो एक असत्य फल होता है, ठीक है। तो भैया अगर फल के निर्माण में ओवरी या इसको अंडाशय बोलते हैं, इसके अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल होते हैं, तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। और जब ओवरी के अलावा कोई अन्य भाग शामिल नहीं होते हैं तो उसको सत्य फल बोलते हैं। तो भैया ये सच्चा फल नहीं है, सच्चा फल नहीं बोले तो असत्य फल है, ठीक है, यही तो बात हो रही है ना। तो भैया देखो, अब इसमें अगर आप बात कर लेना, भाई अंगूर में क्या होता है? अंगूर में ओवरी के अलावा और कोई भाग नहीं देता है। खजूर में भी देखते हैं सबसे बड़ा वही होता है, आलू बुखारा में भी वही होता है, लेकिन सेब में केवल वही नहीं होता है। सेब में ऐसे जो अन्य पार्ट है वो भी उसके भाग लेते हैं। जैसे सेब हो गया, आप काजू देख लीजिए, आप नाशपाती देख लीजिए, तो ऐसे जो होते हैं ना, उनमें ओवरी भी भाग लेती है और अन्य पार्ट भी भाग लेते हैं। तो भैया इसमें अगर पूछा कौन सा सच्चा फल नहीं है, मतलब सच्चा फल नहीं, मतलब असत्य फल है, असत्य फल है, इसमें इसका मतलब जो है इसमें आपका सेब हो जाएगा। सेब में क्या? ओवरी, ओवरी मतलब ये कह सकते हैं अंडाशय, अंडाशय प्लस अन्य भाग लेते, जबकि इसमें 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 केवल क्या भाग लेता है? अंडाशय भाग लेता है। क्या लेता है दोस्त? अंडाशय भाग लेता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 9वां नंबर। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होती है? बताइए दोस्त, ये तो बहुत नॉर्मल सा प्रश्न है। शुष्क पत्तियों से, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्प कली। ऑप्शन इसमें देख लीजिए कौन सा सही है। बीपीएससी 2015 का प्रश्न दोस्त। बताइए, लौंग तो रोजे खाते हैं ना, तो बताइए भाई लौंग का अगर आप बात करें कि भाई इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम यूजेनिया कैरियोफाइलेटा है। क्या? यूजेनिया कैरियोफाइलेटा है। और यह मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की क्या है? सूखी हुई, शुष्क सूखी हुई पुष्प कली है दोस्त। क्या है दोस्त? सूखी हुई पुष्प कली है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, 10वां प्रश्न। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? बताओ भैया, फल से, तना से, जड़ से, फूल की कली से, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2020 का प्रश्न है। सेम टू सेम देख लीजिए भैया, 15 में आया था, 20 में भी आया है, तो समझ लीजिए आप, ठीक है। तो लौंग जो है मेरे दोस्त ना, ये बंद कलियों या क्या है, पुष्प की कली है, पुष्प कली का है, जिनका उपयोग जो है भोज्य पदार्थों, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम हमने बताया भी ना, साइजीरियम एरोमेटिकम है, ठीक है, जो कि मर्टेसी कुल का पौधा है। और इसका जन्म स्थान भारत में नहीं दोस्त, इसका जन्म स्थान कहाँ है? इंडोनेशिया माना जाता है। और इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है।
ये एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई करीब 10 से 12 मीटर होती है, ठीक है। और इसमें इसकी जो प्राप्ति होती है फूल की कली से प्राप्त होती है। बात क्लियर है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, जब कमेंट करके बताइए आलू किससे प्राप्त होता है? आलू, जैसे आलू हम लोग डेली खाते हैं, वो किससे प्राप्त होता है ये बताइए, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इसमें क्लोरोफिल कमी होती है। तो इस उपयुक्त में से कोई नहीं उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न है, बताइए दोस्त। तो अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, आपको पता है भाई, अगर ये कहें कि भाई तने का विशेष लक्षण क्या होता है, तो भाई इसमें आपका अगर अगर कोई भी पार्ट तना है तो इसमें एक तो नोड होगा, क्या नोड्स होंगे, नोड्स प्लस इंटर नोड्स होगा, क्या इंटर नोड्स होगा, ठीक है। नोड्स और इंटर नोड्स होगा तभी वो क्या होगा, तना होगा। क्योंकि अदरक में ये संरचनाएं पाई जाती है, अतः यह कहा जा सकता है कि अदरक तना है जड़ नहीं है। तो भैया इसमें देख लीजिए कौन सा सही है, इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 12 नंबर, पादप कली है, एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष, एक बीज। बीपीएससी प्री 2015 का प्रश्न, बताइए पादप कली क्या है? पादप कली क्या है? भ्रूण टहनी है, भ्रूण पत्ती है, क्या है दोस्त? देखिए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि साहब जैसे भाई भ्रूण पोष बात करते हैं, भ्रूण पोष तो हो नहीं सकता इसमें, ठीक है। एम्ब्रियोनिक सूट, देखिए है क्या कि वनस्पति विज्ञान में किसी अविकसित प्रारोह, मतलब एम्ब्रियोनिक सूट को कलिया कलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कलिया कलिया कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतरिम छोर पर उत्पन्न होते हैं। तो भैया इसमें क्या होता है, यह एक क्या है, पादप कली एक क्या है, तो भैया पादप कली एक क्या है, भ्रूणीय टहनी है दोस्त। क्या है? भ्रूणीय टहनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, क्या दोस्त? पौधे जो नमक युक्त मिट्टियों में उगते हैं को क्या कहते हैं? जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स या सकुलेंट। ये बीपीएससी प्री 2011 का प्रश्न, भैया देख लीजिएगा, इसको जवाब दीजिए। इसका जवाब दीजिए दोस्त। प्रश्न संख्या 13 का कि जो नमक में उगते हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है भाई। नमक, या उसको आप कह सकते हैं कि लवणोद्भिद जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? जैसे हाइड्रोफाइट, हाइड्रोफाइट बोले तो जो जल में उगते हैं, जल वाले जो जल में उगते हैं, ठीक है, हाइड्रोफाइट होते हैं। जीरोफाइट, क्या अगर हम यहां बात करें हाइड्रोफाइट की, हाइड्रोफाइट माफ करिएगा, हाइड्रोफाइट यहाँ जीरोफाइट जो होते हैं वो मतलब ऐसे जो शुष्क मरुस्थल स्थल होते हैं वहां उगते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर हाइड्रोफाइट की बात करते हैं, क्या हाइड्रोफाइट मतलब यहाँ पे हाइड्रोफाइट बोले तो, हाइड्रोफाइट बोले तो लवणोद्भिद इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लवणोद्भिद। क्या बोलते हैं दोस्त? लवणोद्भिद, लवणोद्भिद बोलते हैं। क्या? लवणोद्भिद बोलते हैं। मतलब है ऐसी भूमि जहां पर नमक की क्या अधिकता हो, जो उच्च लवणात्मक जल पैदा करते हैं। तो जो इसमें पूछा क्या है, जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, तो भैया वो क्या होते हैं? वो हाइड्रोफाइट होते हैं, जीरोफाइट होते हैं, हेलोफाइट क्या होते हैं? इसका जवाब दीजिए दोस्त। ठीक है, कभी भी अगर हम बात करें कि उच्च लवणता युक्त जल में, तो अगर वहां होता तो ये हाइड्रोफाइट हो जाता, ठीक है। लेकिन अभी यहां पर नमक युक्त मिट्टी में होने की बात हो रही है, तो यह क्या होगा? हेलोफाइट होगा दोस्त। ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 14 नंबर, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? हृदय, दिल के लिए, यकृत के लिए, अग्नाशय के लिए, मस्तिष्क के लिए। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है भैया, एक होता है ईसीजी। क्या होता है? एक होता है ईसीजी और एक होता है क्या? ईईजी। अगर हम बात करें ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ठीक है, फेलोग्राम, ये क्या दोस्त? ईईजी है। और यहां पर अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कार्डियोग्राम,
ये क्या भैया, ये ईसीजी का है। ये किसके लिए होता है दोस्त, ये होता है हृदय के लिए। किसके लिए, हृदय के लिए। और ये किसके लिए होता है दोस्त, ये होता है मस्तिष्क के लिए। किसके लिए, मस्तिष्क के लिए। मामला क्लियर है। देख लीजिए कहां मस्तिष्क दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी क्या बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 15 नंबर, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है इंफ्रारेड, अभी चर्चा हो चुकी है, माइक्रोवेव, यूवी, एक्सरे, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2020 का प्रश्न है, वही प्रश्न 2011 में पूछा गया था, वही प्रश्न 2020 में पूछा गया है ना। तो भैया ये देखिए प्रश्न तो रिपीट होते रहेंगे, इसीलिए प्रीवियस ईयर पढ़ा लिए आपके लिए हितकर होगा। ठीक है, अब बता भैया, अब इसमें देखिए सब वही मामला है जैसे अल्ट्रावायलेट रेज है, अभी हम पराबैंगनी विकिरण आपको बोल दें, माइक्रोवेव ऐसे एक्सरे आपको आई था। तो बताओ भैया इसमें क्या है, इंफ्रारेड है। अगर मांसपेशियों में दर्द का उपचार हमको जानना है तो किससे जानेंगे, तो जाहिर सी बात है इंफ्रारेड विकिरण से जानेंगे। किससे, इंफ्रारेड विकिरण से जानेंगे। आईआर जिसको बोलते हैं, जब जाएंगे आप आईआर है, ठीक है, या इसको जैसे भी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे क्या, अवरक्त विकिरण। क्या, अवरक्त, अवरक्त विकिरण, अवरक्त विकिरण इसको बोलते हैं भैया। ठीक है, इंफ्रारेड को, अब हिंदी ये अंग्रेजी वाला कॉन्सेप्ट है। इसका प्रयोग किसमें होता है, तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार के लिए किया जाता है। और इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण है जिसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित होती है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुण सूत्रता। 56 आंसर, ये आप देखिए बीपीएससी 2015 का प्रश्न है। बताइए इसमें सही जवाब क्या है कि भाई जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण है। तो वैज्ञानिक का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। समझिएगा पूरी कहानी। आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में जो साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं उससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। तो आप इसको नव उत्परिवर्तनवाद या ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। यह परिवर्तन स्पष्टतः वंशानुगत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति हो जाती है। तुम देखिए दोस्त, उत्परिवर्तनों का मतलब हमारी पीढ़ी में अगर कोई जैसे मान लीजिए किसी का दांत एक गायब हो गया, अगली पीढ़ी में आ गया, तो भैया हो सकता है उसमें कुछ परिवर्तन होकर क्या कि भैया दांत रहे ही ना रहे वाला, है ना। तो वो सारी प्रक्रियाएं स्किप वन आगे बढ़ती रहती हैं। तो इसमें कौन सा सही होगा दोस्त, इसमें सही होगा आपका उत्परिवर्तन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। आगे ना, आनुवंशिकता के जनक कौन, फादर ऑफ जेनेटिक्स के जनक कौन, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन, मेंडल। किस पर है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन, उपयुक्त सभी। बीपीएससी 2011 का प्रश्न है। बताइए दोस्त इसका सही जवाब। अभी हम लोग तो मेंडल को पता नहीं कब से पढ़ रहे हैं, है ना। अब देखिए ऐसा नहीं, उपयुक्त सभी तो पहले होगा ही नहीं, क्योंकि लैंगिक अलैंगिक दोनों को विरोध करते हैं, ये दोनों हो सकता है आपस में, तो वो हो, मतलब सबसे पहले इसको काट दीजिए कि उपयुक्त सभी तो होगा ही नहीं, या तो लैंगिक होगा या तो अलैंगिक होगा या फिर कायिक होगा। तो चूंकि इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, इनका प्रयोग किस पर था, मटर के पौधे पर। किस पर, मटर के पौधे पर था, मटर के पौधे पर था मेरे दोस्त, मटर के पौधे पर था। जो मटर के पौधे पर रहेगा तो इसमें कायिक जनन तो नहीं होगा ना, क्या होगा भाई, इसमें या तो लैंगिक या तो अलैंगिक। तो इसमें मेरे दोस्त कौन सा जनन होगा, लैंगिक जनन होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 18 नंबर क्या है, डीएनए की खोज किसने करी थी, हम लोग पढ़ चुके हैं। जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने, ग्रेगर मेंडल ने, जोहानसन ने, हरगोविंद खुराना ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2018 का भैया प्रश्न है। अगर आपको आ रहा है तो आपकी तैयारी बेहतर है, कोई इसमें दो राय नहीं है। पूछा क्या गया, डीएनए की खोज किसने करी है। ठीक है, हालांकि इसमें अगर बात करें हम डीएनए की खोज बीपीएससी हमने क्या, जैसे एक होता है देखिए मॉडल, जैसे एक डीएनए मॉडल था, डीएनए मॉडल। यहां से देखिए प्रश्न घूमेगा, डीएनए मॉडल या डीएनए संरचना, ठीक है। अगर इसकी बात होती तब हम किसको मारते, जेम्स वाटसन। किसको मारते, वाटसन और क्रिक, वाटसन एंड क्रिक को मारते। अगर हम डीएनए हेलिक्स मॉडल की संरचना की बात होती तो हम उसको मारते दोस्त,
लेकिन यहां पूछा गया है, तो आप अगर ये मार रहे वाटसन क्रिक तो बिल्कुल यहाँ पे डीएनए मानव संरचना होती तब वाटसन क्रिक होता। मेंडल, तो भैया मेंडल तो आनुवंशिकता वाले हैं, आनुवंशिकता, आनुवंशिकता जेनेटिक्स वाले हैं, ठीक है। हर पुराना वही छुई मुई पौधा जो नहीं था, वही छुई मुई वाला, उसकी बात हो रही थी। तो देखिए वाटसन और फ्रांसिस की या H.M. विल्किंस तथा फ्रैंकलिन और वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी, ठीक है। इसमें देख लीजिए आपके, इसको देखिए है क्या कि वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, MHF विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक डीएनए की खोज की थी, परंतु इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा 1953 में डीएनए का कुंडलीकरण विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान जो है वो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिसर, उन्होंने इसकी खोज करी थी। किसने? फ्रेडरिक मिसर ने। तो अगर डीएनए की खोज की बात होगी दोस्त, क्या डीएनए की खोज तो किसने करी थी? डीएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मिसर, फ्रेडरिक मिसर। और अगर यहां पे डीएनए मॉड्यूल की संरचना की बात होगी, द्विकुंडली व कुंडली का जो विन्यास था, ये वाला नहीं था, ये वाला ऐसे करके था, फिर ऐसे ऐसे वाला, तो ये वाला संरचना जो है इन्होंने करी थी, ठीक है। तो फ्रेडरिक मिसर इसमें ऑप्शन कहीं है क्या? नहीं है भैया, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवंशिकता लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी हार्मोन, ऑप्शन सी आरएनए, ऑप्शन डी डीएनए। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है। बताइए दोस्त कि जीव में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? एंजाइम करेंगे क्या? एंजाइम नहीं होता महाराज भाई, एंजाइम तो जीव कोशिकाओं के उसमें थोड़े एंजाइम को क्या यूज है ना। तो जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण, जैसे आप जांच जैसे होती है, जैसे मान लीजिए विवाद उठता है कि वह उनके पुत्र हैं या किसके पुत्र हैं, तो किसकी जांच होती है? डीएनए की। तो आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण अगर कहीं से हो सकता है, उसके लिए उत्तरदायी कौन है? डीएनए है, ठीक है, डीएनए है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किस रूप में? कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में? बीपीएससी प्री का प्रश्न है 2015 का। जवाब दीजिए दोस्त। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा कहां जमा होती है? देखिए बात कर लेते हैं इसकी, तो शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए जाहिर सी बात है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से बनती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर के यकृत से विभिन्न अंगों द्वारा ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में क्या होती है? जमा होती है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। मतलब ये सारे मिक्स होते हैं, आकर के ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी क्या बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर। मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी, 20 से 30% पानी, 10 से 20% पानी, 30 से 40% पानी। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2018 का प्रश्न है। जवाब दीजिए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा? भाई मानव शरीर में होता है, तो हमारे शरीर में सर्वाधिक परसेंटेज जो है ना वो जल का, इसलिए आप देखते होंगे जैसे अगर चेहरे पर झुर्रियां पड़े, जो भी चीज हो रही, तो डॉक्टर कहते हैं कि ये पानी दबा पीजिए। लगभग हमारे शरीर का 2/3 पार्ट, 2/3, अगर 3 पार्ट, इसमें 2 पार्ट क्या है भैया? वो जल प्रभावित है। तो जल की मात्रा लगभग 2/3 मतलब करीब 70% तक पाई ही जाती है, ठीक है दोस्त। तो बताइए इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 22 नंबर। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2020 का प्रश्न। देखिए दोस्त होता क्या है, जैसे ऐसे प्रश्न आ गया आपका कि भाई ऑप्शन सी का डी दे रखा है, ऑप्शन सी का डी दे रखा है। जैसे विटामिन ए मान लीजिए आ गया, विटामिन बी का बी आ गया, विटामिन सी ऑप्शन सी में विटामिन डी दे रखा है, ऑप्शन सी में विटामिन डी दे रखा है। अब तो आप इस चक्कर में है कि ऑप्शन बी पे बी है तो सी पे डी, पता लगा आप मार दिए इसको। हालांकि ऐसे प्रश्न जब आते हैं ना,
वे रक्त का थक्का जमाने वाला। तो आपको पता है कि भाई रक्त के थक्के के लिए विटामिन के जरूरी होता है ना। अगर विटामिन के की कमी हो जाती शरीर में तो जो ब्लड कैगुलेशन का या ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रक्रिया है वो स्लो हो जाती है। भाई जब थक्का नहीं पता कट गया यहाँ से, थक्का जम नहीं रहा है तो फिर बह रहा है ना। तो बह रहा है तो आदमी कुछ टाइम बाद क्या करते हैं, वो खत्म हो जाता है। मतलब उसका ऑपरेशन अगर करना है ना तो उसका ऑपरेशन आसानी से नहीं कर सकता, क्योंकि ब्लड का जो स्राव है वो बहुत ज्यादा है। तो बताओ भैया, अच्छा इसमें क्या है, 2-3 प्रश्न इस टाइप के बनते हैं। जैसे अगर आपसे पूछे, जैसे आपसे पूछा था जल में घुलनशील विटामिन, क्या जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन। और यही फिर पूछता हूं वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन, ये दोनों पूछता है भैया। तो देखिए ये आपका होता है बी और सी क्या है, और जल में घुलनशील है, और वसा में घुलनशील ए डी ई और की है, ठीक है, ए डी ई के है, ठीक है। अब विटामिन ए कमी से रतौंधी रोग, ऐसे पूछता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग, हड्डी वाला रोग किसके विटामिन डी की कमी से होता है, नपुंसकता विटामिन ए की कमी से, खून का कोई रोग विटामिन के की कमी से होगा। मामला क्लियर है। अभी जब विटामिन की बात आएगी जो और चीजें बता देंगे आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें कौन सही है, इसमें सही आपका ऑप्शन नंबर डी विटामिन के, ठीक है। चलिए 23 नंबर क्या भैया, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है। जवाब दीजिए दोस्त, इसका सही जवाब क्या होगा, कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रतिविष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, कभी भी कहीं भी बात अगर खून की आएगी ना दोस्त, तो हमको एक ही विटामिन याद रखनी है। कौन सी, एक है विटामिन याद रखनी है, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है के। तो विटामिन के जो है ये हमारा क्या है, खून वाला विटामिन है। क्या है, खून वाला विटामिन, खून वाला विटामिन है, ठीक है दोस्त, खून वाला विटामिन है। मामला क्लियर है ना। चलिए 24 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B6, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है। जवाब दीजिए दोस्त, ये बेहतरीन प्रश्न है। और ये अभी तक जैसे बहुत मतलब ऐसे आप समझ लीजिए कि भाई जो 24 नंबर के प्रश्न को आप वो कर लीजिएगा, टिक लगा लीजिएगा भैया इसमें है क्या, ठीक है। तो देखिए अगर आप इसकी बात करते हैं ना तो विटामिन 3, जैसे आप एक एक करके विटामिन B12 की बात करते हैं, तो भाई विटामिन B12 कोबाल्ट वाला होता है, साइनो कोबालामिन इसको बोला जाता है ना। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, लिख लेते हैं साइनो कोबालामिन, ठीक है। विटामिन 6 पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन होता है। अब देखिए विटामिन D3 क्या होता है, कैल्सिफेरॉल होता है। क्या, कैल्सिफेरॉल, कैल्सिफेरॉल। और यही से विटामिन D2 क्या है, आर्गो कैल्सिफेरॉल। क्या, आर्गो कैल्सिफेरॉल। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अब विटामिन डी क्या है, आर्गो कैल्सिफेरॉल कौन है, विटामिन D2 है। मामला क्लियर है। देखिए विटामिन D2 विटामिन डी का वह प्रकार है जो मुख्यतः भोजन व आहार अनुपूरक के रूप में मनुष्यों द्वारा प्राप्त होता है। मुख्य रूप से भोजन में यह मक्खन, मशरूम, दूध, पनीर, मांस, अंडे की जर्दी, मछली के तेल आदि में मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है, रिकेट्स होता है। ये इसे क्या बोलते हैं, सूखा रोग बोलते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर अंतिम प्रश्न, क्या भैया, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, त्वचा में, फुफ्फुस में या वृक्क में। बीपीएससी प्री 2016 का प्रश्न है। बताइए दोस्त इसका क्या होगा, विटामिन ए कहां भंडारित होता है। तो आपको पता है कि विटामिन ए
किसके लिए? हमने यहाँ पर बताया था भाई विटामिन ए की बात करते हैं। क्या? विटामिन ए। अब जितने फैक्ट हैं सुन लीजिए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या? रेटिनॉल। क्या? रेटिनॉल है दोस्त। कमी से क्या होता है? कमी से क्या होता है? कमी से होता है रतौंधी रोग। क्या? रतौंधी रोग। रतौंधी रोग हो जाता है। इसमें आंखों से दिखने वाली समस्या, आंख की जो भी समस्या, मतलब आप समझिए आंख की सभी समस्या जो भी होती है, जीरोथैल्मिया सभी सब, आंख की सभी समस्या किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से। दवा विटामिन खाया करिए, ठीक है। अंडा, मछली, दूध, मक्खन, यही सब तो है, गाजर, यही सब तो है विटामिन ए। अच्छा, अब मेन प्रश्न पे आते हैं। भाई हमने जान लिया कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, लेकिन अब ये भंडारित कहां होता है? जाहिर सी बात है, विटामिन ए कहां भंडारित होता है? ये भंडारित होता है यकृत में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्त। तो आज की क्लास मेरे भाई, मेरे दोस्त, यहीं तक रहने वाली है। उम्मीद कर रहा हूं कि क्लास आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो बगल में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि वो हमारे परिवार का हिस्सा बने, हम उनके परिवार का हिस्सा बने, हमारा आप दोनों लोगों का परिवार का हो बढ़े, आप सरकारी नौकरी में लगे और हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। ठीक है दोस्त, तो चलिए आप याद दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।